जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल हमने इम्पेयरमेंट के बारे में क्या रूल पढ़ा था, कहाँ लिखा था वो? चलें ज़बानी बता दें। अगर बुक वैल्यू है 10 रुपये और रिकवरेबल अमाउंट है 8 रुपये, क्या कोई जर्नल एंट्री बनती है या नहीं बनती? बनती है। बुक वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट पे लाना पड़ेगा। 2 रुपये की जर्नल एंट्री होगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अकमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। और अगर बुक वैल्यू 10 रुपये है और रिकवरेबल अमाउंट 11 रुपये है, क्या इस 1 रुपये की कोई एंट्री बनती है? कोई एंट्री नहीं, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फोरसीन गेंस को रिकॉर्ड नहीं करना। तो 10 से 11 पे लेके जाने की फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 10 से 8 पे लाना है तो फिर आप लेके आएंगे। ओके, अच्छा जी। कल ये बात चल रही थी एसेट क्या है और इनटेंजिबल क्या है। ये नोट्स का पेज 20 है। अगर किसी ने लेट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हैं तो वो बुक का पेज ये ढूंढ लें, एंड पे होगा चैप्टर के। अच्छा भाई, अब अगला सवाल हमारा ये है कि इनटेंजिबल क्या है। उसमें हमने बातें जो की थी वो 3 बातें हैं, तीसरी बात हमारी रह गई थी। इनटेंजिबल बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं कि इनटेंजिबल आइडेंटिफाई नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई करती है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये हमारा लाइसेंस है। तो इनटेंजिबल कैन बी आइडेंटिफाइड, यस इनटेंजिबल कैन बी आइडेंटिफाइड, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सेकंड लास्ट रो में थोड़ा सा एक ही दफ़ा जगह बना दें, बार बार डिस्टर्ब होंगे। लास्ट रो में भी बना दें जगह, इधर भी आ जाओ, सेकंड रो में आ जाओ। अच्छा, इनटेंजिबल की पहली खासियत बताएं जी। ये शनाख्त हो सकता है। अच्छा, क्या सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए पूरा कॉलेज बेचना पड़ेगा या सॉफ्टवेयर कॉलेज से अलग करके बेचा जा सकता है? अलग करके बेचा जा सकता है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बेच नहीं सकते, जैसे लाइसेंस वगैरह। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या सिनेरियो बनेगा? ये जो लाइसेंसेज हैं ये तो बाय डिफॉल्ट ही इंटेंजिबल है, क्योंकि लाइसेंस अगर आपकी जेब में असलहे का पड़ा हुआ है तो इट इज़ आइडेंटिफिएबल, इसकी शनाख्त हो सकती है और आप लोगों को बता सकते हैं मेरे पास ये चीज़ पड़ी हुई है। ओके, इनटेंजिबल की पहली खासियत, एक ही दफ़ा इधर हो जाए ना, लास्ट से बैठना शुरू किया करें, पिछली रो में, फिर एंड तक सारे डिस्टर्ब होंगे। अच्छा, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। दूसरी शर्त बताएं क्या होनी चाहिए? और आगे विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। और अगली बात जो मैंने आपको मेन बताई थी वो आपने याद रखनी है। वो जो फिशिंग लाइसेंस है उसका जो पीस ऑफ पेपर आपके हाथ में है, अगर ये पीस ऑफ पेपर है, ये आपके हाथ के अंदर है फिशिंग लाइसेंस का, तो इसकी तो फिजिकल हैसियत है, लेकिन क्या इसको इंटेंजिबल कहा जाएगा या इसके पीछे छुपी हुई इजाजत को, इसके पीछे छुपी हुई इजाजत को इंटेंजिबल कहा जाएगा। इस वजह से ये नहीं कहना कि मुझे फिशिंग लाइसेंस मिल गया या मुझे सॉफ्टवेयर लाइसेंस मिल गया तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस की जो सीडी है उस सीडी की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इस वजह से ये तो टेंजिबल है। बिल्कुल ऐसा नहीं है मोबाइल वाले भाई। ऐसी सूरत में क्या कहा जाएगा कि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस सीडी असल में नहीं है, बल्कि सीडी के पीछे छुपा हुआ सॉफ्टवेयर जो है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। That's why software and license will be called as, बोलें, intangible। अच्छा, अगली बात, एक ही दफा भाई एंड पे हो जो, एंड तक डिस्टर्ब हो गया आप भी। दवा की अगली बात है मोहतरम, नॉन मॉनेटरी एसेट। ये इसने वैसे ही लिखा है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मॉनेटरी एसेट क्या होता है? मॉनेटरी एसेट होता है कैश। आपकी जेब में जो पैसे पड़े हुए हैं, डेट इज कॉल्ड एज, बोलें मॉनेटरी एसेट, बिकॉज इट इज मनी। तो मॉनेटरी एसेट इज, बोलें, कैश एंड बैंक इज आ, बोले मॉनेटरी एसेट। क्या इनटेंजिबल मनी है या इससे मनी कमाई जाएगी? खुद मनी है, खुद क्या ये कैश है, खुद क्या ये पैसे हैं?
इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या एसी पैसे हैं? एसी भी नॉन मॉनेटरी है। क्या लैंड पैसे हैं या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? कमाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये खुद इन इट सेल्फ अपनी जात में तो पैसे नहीं है। इसी तरह सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर मनी है, पैसे हैं? इसलिए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है नॉन मॉनेटरी। क्या कहा जाता है? तो मॉनेटरी क्या चीज होती है? कैश और बैंक। क्लियर? बहरहाल आप इधर हिंट के लिए IAS 21 लिख लें, क्योंकि IAS 21 जब आएगा तब हम मॉनेटरी एसेट की ना डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो फिर ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इंटेंजिबल नॉन मॉनेटरी क्यों है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें बड़ा क्लियर हो गया है। रीजन इज ये, कैश इज मनी, मॉनेटरी आइटम। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस नॉन मॉनेटरी। तो जो हजरात कल नहीं आए थे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी हम बातें नहीं कर रहे। हमने इंटेंजिबल्स पढ़ने शुरू किए थे, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इंटेंजिबल्स में पहली खासियत क्या है जी? इनकी शनाख्त हो सकती है। ये पैसे नहीं होते, इनको पैसे नहीं कहा जाता। कोई बंदा ये नहीं कहता मेरी जेब में पैसे पड़े हैं, सॉफ्टवेयर अगर पड़ा हो। और तीसरी बात, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। बस ये 2-3 बातें कल हुई थी और कोई खास इतनी बातें नहीं। अच्छा जी, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी लाइसेंस है, इसको आपने रिकॉर्ड कब करना है? अपनी बैलेंस शीट में शो कब करना है? रिकॉग्निशन का मतलब लिखें बैलेंस शीट में शो करना। अब ऑनलाइन वाले प्रिंटर ले लें जो ऑनलाइन क्लासें लेते हैं। अब CA फाइनल में भी आपका यहीं से काम चलना है। अच्छा, रिकॉग्निशन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कब एसेट रिकॉर्ड करते हैं? ये वही जो आपने इंट्रो FR1 में बातें पढ़ी हुई हैं। नंबर 1, सॉफ्टवेयर को आप बैलेंस शीट में कब शो करेंगे? जब फ्यूचर में बेनिफिट्स आएंगे और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट उसके बिल वगैरह जो आपको होते हैं उसके ऊपर लिखी होती है। और फ्यूचर में बेनिफिट्स कितनी फॉर्म में आते हैं? फ्यूचर में बेनिफिट्स कितनी फॉर्म में आते हैं? या वो हमारे बिजनेस की सेल बढ़ा देते हैं या हमारे खर्चे कम कर देते हैं। 2 फॉर्म में बेनिफिट आते हैं। ओके, अब जी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और बिल्कुल न्यू डिस्कशन है। नए पुराने सारे अटेंटिव हो जाएं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक होता है हेड ऑफिस। आप मिसाल के तौर पे जहन में ले आए नेस्ले वाले। एक होता है हेड ऑफिस, एक होती है फैक्ट्री। एक होता है सेल्स ऑफिस। और एक होता है R&D डिपार्टमेंट। एक होता है R&D डिपार्टमेंट। जी, कल वाले नोट्स का सेट किसके पास नहीं है? हाथ खड़ा रखें। अभी आप सिंगल वाला पेज ना दो, अभी पूरा सेट दो। फिलहाल सिंगल वाला पेज रहने दो, टाइम कम है। पूरे वाला सेट दो। अच्छा चलें, आ जाते हैं, ठीक है। कितने लोगों को नहीं मिला पूरे वाला सेट? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा रखें जरा ऊंची से, ये काउंट करना पड़ेगा। काउंट करो भाई, ये कल वाला पूरे वाला सेट जिनके पास नहीं है 7-8 कॉपीज ले आए भाई। ये सेकंड लास्ट रो में मैंने रिक्वेस्ट की थी, एंड पे चले जाएं एक ही दफ़ा, दीवार के साथ आराम से टेक लगा के बैठ जाएं आप, जरा आसानी हो जाएगी बाकियों के लिए। ये इधर भी सेकंड लास्ट रो में एक ही दफ़ा थोड़ा कर लें, उसको धक्का ना दो यार। अच्छा मोहतरम, एक हेड ऑफिस है, एक फैक्ट्री है, एक सेल्स ऑफिस है और एक चौथा क्या बोले? R&D डिपार्टमेंट। हेड ऑफिस में अकाउंटेंट कहाँ बैठा होगा? जो अकाउंटिंग कर रहा होगा, हेड ऑफिस में अकाउंटेंट बैठा होगा, ठीक है। और अकाउंटेंट हेड ऑफिस में, ऑडिटर कोई आते होंगे बाहर से ऑडिट करने के लिए, वो भी कहाँ बैठते होंगे? हेड ऑफिस में। फैक्ट्री में क्या होती होंगी? नेस्ले वाले क्या बनाते होंगे फैक्ट्री में? अच्छा, पानी और जूसेस, ठीक है। सेल्स ऑफिस में क्या होगा? चीज़ें बिकती होंगी। इनका नेस्ले वालों को तो शायद सेल्स ऑफिस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन होंडा वालों का शायद आपको सेल्स ऑफिस मिल जाए, या किसी हायर कंपनी का, या फिर हश पपीज वालों का आपको सेल्स ऑफिस भी मिल जाए, जहाँ पे दुकानें हैं, जहाँ पे जूते बिकते हैं, तो इनके सेल्स ऑफिस भी होते हैं। और R&D डेप्रिसिएशन नहीं समझना इसको,
R&D के डिपार्टमेंट के अगर आप अंदर जाएं सैर करने के लिए तो यहाँ पे चंद सफेद कोट वाले लोग मिलेंगे। ये क्या कर रहे होंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। अब ये जो वैक्सीन बन रही थी कोरोना भाई की, तो ये R&D डिपार्टमेंट ही लगे हुए थे सारे, मुख्तलिफ मुल्कों में R&D डिपार्टमेंट लगे हुए थे। अब ये जो R&D डिपार्टमेंट्स ने अगर कोई वैक्सीन बनाई तो वो वैक्सीन, भाई ये बता दिया करो वो बकर, ये छुपाओ। अब वो जो वैक्सीन बनाई तो वो वैक्सीन जो है इन इट सेल्फ जो उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क वालों को इतनी आसानी से नहीं दे देंगे। तो वो फॉर्मूला जो वैक्सीन बनाने का है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डलने हैं, कौन सा मटेरियल डलना है, क्या डलना है, दिस ऑल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज, बोले, इंटेंजिबल। और वो सारा का सारा फॉर्मूला, भाई अबू बकर छुपा होता है बता दिएगा, वो जो सारा का सारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसी पीस ऑफ पेपर के ऊपर ऑब्वियसली उन्होंने डॉक्यूमेंट भी किया होगा, और इसके पीछे R&D डिपार्टमेंट के कहीं 2 महीने लगे होंगे, कहीं 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल भी R&D डिपार्टमेंट का लग सकता है। और R&D डिपार्टमेंट एंड पे ये भी कह सकता है मैं कुछ नहीं बना सका, और R&D डिपार्टमेंट एंड पे ये भी कह सकते हैं कि मैंने फाइनल प्रोडक्ट बना ली है। तो इंटेंजिबल्स बनने के पीछे कौन सा डिपार्टमेंट होता है? R&D डिपार्टमेंट। इससे पहले आप IS 16 पढ़ते थे, IS 16 में आपको क्लास में बताया जाता था मोहतरम AC बनाए। AC के बनने के पीछे तो आपको जहन में होता था एक फैक्ट्री होगी, वहां पे लेबर होगी जो काम कर रही होगी, लेकिन R&D डिपार्टमेंट के अंदर साइंसदान होंगे, उनकी तनख्वाहें होंगी, इंजीनियर्स होंगे, उनकी तनख्वाहें होंगी, और वो अपना माइंड का नॉलेज कन्वे करके R&D डिपार्टमेंट में रिसर्च करके कोई ना कोई चीज बनाएंगे। तो वो सारी वर्किंग जो कि वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से होती थी AC बनाने के लिए, वही सारी वर्किंग R&D डिपार्टमेंट में भी होती है। अच्छा, R&D डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम जाएं तो यहां पे 2 काम होते हैं, एक होती है रिसर्च नंबर 1, और दूसरी होती है रिसर्च के बाद डेवलपमेंट। रिसर्च के बाद क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। ये R&D डिपार्टमेंट के अंदर 2 मेजर एक्टिविटीज होती हैं। अब ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट है, ये क्या है? रिसर्च और डेवलपमेंट क्या है, ये नोट्स लीजिएगा। अगर आप नोट्स में आए पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 पे जो ऑनलाइन वाले हैं उन्होंने डाउनलोड करके अपने मोबाइल के ऊपर रख लिए होंगे, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर ये लेक्चर ले रहे होंगे। और अब बच्चे ये पूछते हैं कि अच्छा PDF में जब कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाते हैं तो सर ये लैपटॉप से मोबाइल में कैसे जाते हैं? ये ज़रा हमें समझ नहीं आया। तो पहले आप PDF की फाइल डाउनलोड कर लें, ईमेल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, जो मर्जी कर लें। तो रिसर्च के बारे में क्या लिखा हुआ है? बोलें 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 बोलें, चलिए खोल लेते हैं इसको साथ साथ। कौन सा पेज है? 7। ये चीज़ें याद नहीं करनी, वो ICAP से मैंने आपको जाकर कहा था स्टैंडर्ड्स लेने हैं, पता नहीं फिजिकली जाना पड़ेगा या ऑनलाइन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये आप खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा, ये पेज नंबर 7, रिसर्च फेज डेफिनेशन। तो रिसर्च इज ए प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, बस इतना सा, कोई आपने ये चीज़ें याद नहीं करनी, कोई साइंसदान नहीं हम बन रहे। और डेवलपमेंट इज किधर है डेवलपमेंट? नीचे। डेवलपमेंट इज बोले एप्लीकेशन ऑफ, यानी जो रिसर्च होती है बाद में जब उसको अप्लाई किया जाता है, डेट इज कॉल्ड एज। और रिसर्च खुद क्या है बोले? ये थे इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, और बाद में जो उसको अप्लाई किया जाता है एप्लीकेशन, डेट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। तो आपको क्या लग रहा है कि चीज कहां बनती हुई नजर आ रही होगी? इंटेंजिबल रिसर्च फेज में चीज की शक्ल नजर आ रही होगी बनती हुई, या डेवलपमेंट फेज में? डेवलपमेंट फेज में। तो डेवलपमेंट में क्या लिखा हुआ था? सिर्फ मोटा सा लफ्ज जो अपने लिए हमने याद रखने, एप्लीकेशन ऑफ, बोले बोले बोले, रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी रिसर्च के अंदर जिन चीजों को हमने मालूम किया है उनको अब क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है जी, अगर अपने रजिस्टर पे आपने नोट करना है, 1 आधे मिनट में नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ये दोनों काम कहां होते हैं?
R&D डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रिसर्च भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी। अच्छा जी, इधर एक मिनट देख लें ऊपर। रिसर्च का जो खर्चा होगा ना, उसे हम हमेशा एक्सपेंस में डाला करेंगे। रिसर्च के खर्चे को कहां डालेंगे? एक्सपेंस में। डेवलपमेंट अगर बुरी वाली है तो उसको डालेंगे एक्सपेंस में, और अगर अच्छी वाली है तो उसको करेंगे कैपिटलाइज। किसकी कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे? वो जो फॉर्मूला बन रहा है वैक्सीन का, फॉर्मूला बनाने की कॉस्ट हम बिल्कुल मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइंसदानों ने कितना अरसा इस पे काम किया। तो डेवलपमेंट के ऊपर अब हमारी डिस्कशन होगी, कौन सी अच्छी वाली होती है और कौन सी बुरी वाली होती है। रिसर्च को कहां डालना है बाय डिफॉल्ट? हमेशा एक्सपेंस में, क्योंकि रिसर्च हवा के तीर हैं एक तरह के। रिसर्च के बारे में अकाउंटेंट्स की राय है, इट शुड ऑलवेज बी बोले एक्सपेंस। डेवलपमेंट जब शुरू हो जाए चीज की तो या एक्सपेंस में डाला जाएगा, या अगर बुरी वाली डेवलपमेंट है तो, और अगर अच्छी वाली है तो कैपिटलाइज। अब अच्छी और बुरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, यहां तक नोट कर लें। बुरी पता है क्या होती है? 6 क्राइटेरिया नॉट मेट। 6 क्राइटेरिया पूरे नहीं हो रहे। ये कौन से 6 क्राइटेरिया हैं? सबर। 6 क्राइटेरिया नॉट मेट, वो बुरी वाली डेवलपमेंट होती है। लिख लें, 6 क्राइटेरिया पूरे नहीं हो रहे, तो दैट इज बुरी वाली डेवलपमेंट। एक सेकेंड बस, मैं आप ला रहा हूं उधर वापस। सिक्स क्राइटेरिया लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड के पैरा 57 में। 6 क्राइटेरिया लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड के पैरा 57 में। वो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। 6 क्राइटेरिया कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बात पता होनी जरूरी है कि डेवलपमेंट एक अच्छी वाली है, एक बुरी वाली है। अच्छा जी, अब जी साइंसदानों ने रिसर्च खत्म कर ली और वैक्सीन का फॉर्मूला डेवलप करना शुरू कर दिया। लेकिन हमने उनसे जाके पूछा, यार ये डेवलपमेंट तुम कर तो रहे हो, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है, ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी? इतनी टेक्निकल नॉलेज तुम्हारे पास अवेलेबल है? उन्होंने कहा नहीं भाई, आपके कहने पे हमने डेवलपमेंट शुरू तो कर दी है, बड़ा प्रेशर आ रहा है दुनिया के लोगों की तरफ से, डेवलपमेंट हमने शुरू कर दी है, लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो हमें इसका टेक्निकल नॉलेज इतना नहीं है कि पूरी भी हो सके चीज़ या नहीं। जब तक इसके तजर्बे नहीं कर लेंगे, बाकी चीज़ें नहीं हो जाएंगी, हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे पास नॉलेज इतना अवेलेबल नहीं है। लेकिन शुरू कर दिया आपके कहने पे। आप बताएं, ये डेवलपमेंट अच्छी वाली लग रही है, बुरी वाली लग रही है? यानी कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो खुद अभी तक क्या है, डाउटफुल हैं कि पता नहीं ये चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी। तो इसका स्टैंडर्ड क्या कहेगा? बुरी वाली डेवलपमेंट। या कोई बिजनेस का ओनर है, उसने डेवलपमेंट शुरू कर दी और उसको पता चला मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैं आगे डेवलपमेंट चीज़ की नहीं चला सकूंगा, तो ये भी कौन सी डेवलपमेंट होगी? बुरी वाली। कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आगे डेवलपमेंट को चला सकूं, तो ये प्रोजेक्ट इसको इन एनी केस क्या करना पड़ेगा? खत्म, अबंडन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। तो ये कौन सी डेवलपमेंट का नाम रख देगा? बुरी वाली।
और अगर पैसे भी हैं, टेक्निकल नॉलेज भी है और लोग भी इंतजार कर रहे हैं चीज़ के आने का और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी सेटिस्फाइड है कि बड़ी अच्छी इसकी मार्केट बन जाएगी चीज़ की, तो ये कौन सी डेवलपमेंट है? हल्का सा मैंने आपको हिंट दिया 6 क्राइटेरिया क्या हैं, लेकिन इनको अभी साइड पे रखें। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जहन में बैठ गया कि डेवलपमेंट कितने किस्म की है। अगर साइंसदानों से आप काम लें, मलिक रियाज है, अब कहते हैं मैं बहरिया टाउन का ओनर हूँ, मेरे पास तो बड़ा पैसा है, तो साइंसदानों को बिठा दिया कि भाई तुम करेला कोला बनाओ। अब वो करेला कोला के ऊपर पहले उन्होंने रिसर्च की, फिर बाद में उन्होंने डेवलपमेंट शुरू की, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान वो कह रहे हैं यार हो सकता है पूरी बन जाए, हो सकता है सही ना बन सके, इन द एंड टेस्ट सही ना निकले। तो अब ये डेवलपमेंट वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं हम कौन सी वाली कर रहे हैं, बुरी वाली, तो उसको कहाँ डाल दें आप? एक्सपेंस में। लेकिन अगर वो भी बड़ा पॉजिटिव मैसेज दें और कस्टमर्स भी डिमांड कर रहे हो यार ये कब आएगी मार्केट में, सबसे पहले तो मैं खरीदूंगा, तो फिर ये कौन सी वाली डेवलपमेंट चल रही है? अच्छी वाली। ओके चलें जी। एक जी नहीं, नॉट अलाउड, ये मैंने पढ़ाना था, लेकिन ये आपके सवाल का जवाब फिलहाल अभी मैंने दे दिया है, इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा जी, नोट्स के एंड पे आ जाएं, और जिन्होंने ऑनलाइन क्लासें लेट ज्वाइन की हैं उनके पास तो ये लेक्चर नोट्स किताब में अवेलेबल होंगे, तो लेक्चर नोट्स ढूंढने, आखिरी चैप्टर होता है किताब में, इसका क्वेश्चन 8 है, और वैसे अभी जो आपके पास सामने नोट्स हैं उसमें सबसे आखिरी सफ़ा पेज 49, सॉल्यूशन, ऑब्वियसली सॉल्यूशन पे आप कैलकुलेटर रख दें अपना या कोई सफ़ा रख दें, सवाल की सिर्फ नज़र रखें। ऑन 1 जनवरी 2010, भाई आखिरी सफ़ा निकालने में बस ऐसे नोट्स पलटने और करने, पता नहीं आवाज़ें आई जा रही हैं। ऑन 1 जनवरी 2010 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के ऊपर हमने क्या शुरू कर दी जी? रिसर्च शुरू कर दी। अच्छा, ऐसे ही कोई अपने लिए ना एक कलर्स चूज कर लेते हैं ताकि वो कलर्स हमें हेल्प आउट कर दें। कोई कलर्स याद करने जरूरी नहीं, शायद टाइम के साथ आपको खुद ही हो जाए। रिसर्च को किस में डालना है? एक्सपेंस में, तो इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ रिसर्च को। ओके, रिसर्च को एक्सपेंस में डालना है, बुरी वाली डेवलपमेंट को भी कहाँ डालना है? एक्सपेंस में, तो इसको रेड सिग्नल दे देते हैं क्योंकि ये कौन सी वाली डेवलपमेंट है? बुरी वाली डेवलपमेंट है। और अच्छी वाली डेवलपमेंट को क्या करना है बोलें? कैपिटलाइज करना है। ये बुरी वाली डेवलपमेंट, इसको एक्सपेंस में डालना है। अच्छी वाली डेवलपमेंट को क्या करना है? कैपिटलाइज, तो इसको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। तो ये 3 फेजेस हुआ करेंगी हमारे प्रोजेक्ट की। पहली फेज हमारे प्रोजेक्ट की क्या होगी? रिसर्च। इसको कहाँ डालना है? जरूरी नहीं डेवलपमेंट बुरी वाली हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट ही कौन सी डेवलपमेंट शुरू कर ले? अच्छी वाली। लेकिन कुछ लोग पहले डेवलपमेंट करते हैं लेकिन डाउटफुल होते हैं, तो वो डेवलपमेंट कौन सी वाली होगी? बुरी वाली। उसे किस में डालेंगे? एक्सपेंस में डालेंगे। और उसके बाद इन द एंड अच्छी वाली डेवलपमेंट, उसे क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। ऐसे ही अजीब सी मिसाल दे रहा हूँ, जैसे आपने बिल्डिंग बनानी थी, इंटें लाके रखी, चोरी हो गई, फिर इंटें लाके ट्रक उतारा, अगले दिन चोरी हो गया, फिर तीसरे दिन ट्रक उतारा, चोरी हो गया। तीनों जो ट्रक था उसके खर्चे को एक्सपेंस में डालेंगे। फिर चौथे दिन से आप खुद खड़े हो गए, आपने कहा कौन आता है? अब आपकी इंटें सारी वहीं मौजूद हैं, अब चोर दूर से ही देख के चला गया। इस सारी इंटों के खर्चे को क्या करेंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। तो बुरी वाली डेवलपमेंट को बोलें क्या किया जाता है? और ये मैंने गलत कॉन्सेप्ट नहीं दिया, ये IS 16 में यही कॉन्सेप्ट है। IS 16 में याद रखिएगा, कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो उसको बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट, तो अगर आपने कोई ईंटें लाके रखी हैं वो चोरी हो गई तो उसे बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, उसे कहाँ डालेंगे? इसी तरह अगर आप इंटेंजिबल या फार्मूला बना रहे हैं और उसमें बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही है तो उसे कहाँ डालेंगे? और अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही है, कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा जी, अब फेजेस देखते रहे प्रोजेक्ट की। ऑन 1 जनवरी 2010 एंटिटी स्टार्टेड क्या अभी? रिसर्च। अभी येलो वाली रिसर्च शुरू हुई है, स्टार्टेड रिसर्च टू बिल्ड अ फॉर्मूला। ऑन 1 जनवरी 2011 यानी 11 का पहला दिन, 1 साल बाद, डेवलपमेंट फेज वाज, बट 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वर ओनली मेट ऑन 30/9/11।
बता दें जी, साइंसदानों को किस दिन हमने काम पे लगा दिया? 1 जनवरी 10 को। वो कब तक रिसर्च करते रहे? 1 जनवरी 11 तक वो रिसर्च करते रहे। और 1 जनवरी 11 को उन्होंने क्या शुरू कर दी? डेवलपमेंट शुरू कर दी। जब उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी, डेवलपमेंट में क्या पूरा हो रहा था? 6 क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था। कब तक? इसका मतलब है 30 सितंबर के बाद वो क्राइटेरिया पूरा। डेवलपमेंट वाज कंप्लीट ऑन 31/10/2012। अगले साल डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि 1 जनवरी 10 को क्या हुआ? रिसर्च स्टार्ट हुई। 1 जनवरी 11 को डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। 30/9/11 को, ठीक है, डेवलपमेंट का रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट हो गया, या इंटेंजिबल का रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट हो गया। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया बोले मेट। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरी। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या मतलब है? इसको इंटेंजिबल रिकॉर्ड किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया का क्या मतलब है? ये इस काबिल हो गया कि इसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट हो गया। और आगे बोलें 31/10/12। 31/10/12 को क्या हुआ? डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। ओके, अब आप हजरात मुझे बता दें कि जो मेरी एक ये वाली फेज है, एक ये वाली फेज है और एक ये वाली फेज है। 12 महीने क्या चलती रही? रिसर्च। 9 महीने क्या चलती रही? बुरी वाली डेवलपमेंट। और 13 महीने 30 सितंबर 11, 30 सितंबर 12 और 1 महीना और डाले, 13 महीने क्या चलती रही? अच्छी वाली डेवलपमेंट। किस दिन साइंसदानों को R&D डिपार्टमेंट से हमने माजरत कर ली, भाई जाएं आपका काम खत्म हो गया है। 31/10/2012 को हमारा काम मुकम्मल हो गया। हमने साइंसदानों से कहा भाई आप जाएं, बस आपसे जितना काम चाहिए था वो मुकम्मल हो गया है। अच्छा 31/10/12 को क्या हुआ होगा? 31/10/12 को R&D डिपार्टमेंट ने जो फॉर्मूला हमें बना के दिया होगा, वो फॉर्मूला हमने फैक्ट्री मैनेजर को हैंड ओवर कर दिया होगा। अब वो वैक्सीन बनाना शुरू कर देगा। हमने 31/10/12 को जब डेवलपमेंट मुकम्मल हुई होगी तो R&D डिपार्टमेंट में अगर हमने और कोई रिसर्च नहीं करनी तो R&D डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया होगा। और R&D डिपार्टमेंट को ताला लगा के फैक्ट्री मैनेजर को हमने एक पीस ऑफ पेपर दे दिया होगा कि भाई इस क्वांटिटी में तुमने ये चीज़ डालनी है, इस क्वांटिटी में तुमने ये चीज़ डालनी है। ये सारे तजुर्बे हम कर चुके हैं, बस आपने इसके मुताबिक अब दवाइयाँ बनानी शुरू कर देनी है। तो कौन अपना काम किसको हैंड ओवर करके चला जाएगा? R&D डिपार्टमेंट वाले फैक्ट्री वालों को अपना काम हैंड ओवर करके चले जाएंगे। किस दिन? जिस दिन क्या मुकम्मल हो जाएगी, इस दिन से क्या इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा? फॉर्मूला इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब यह अगली फेज है, वो आपने बड़ी गौर से सुननी है। वो कौन सी फेज है वो अब आप मुझे बताएं। अब जो इंटेंजिबल फॉर्मूला से वैक्सीन्स बननी शुरू हो जाएंगी तो अब सवाल यह आएगा कि इस फॉर्मूले की लाइफ क्या है। अब इस फॉर्मूले की लाइफ 100 साल भी हो सकती है, 80 साल भी हो सकती है, 50 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, या हो सकता है ये लोग कहें यार 5 साल लाइफ है, 5 साल के बाद कोई नई वैक्सीन या नया मॉडल या कोई नई चीज़, कोई गोली निकालेंगे। वैक्सीन वगैरह लोग नहीं लगवाते, टीके नहीं लगवाते, कोई गोली निकाल लेंगे तो चलो 5 साल इसकी लाइफ रख लो। तो उसकी भी कोई ना कोई क्या होगी, फॉर्मूले की लाइफ होगी। जैसे टेंजिबल्स की क्या होती है, लाइफ होती है। फिर उस लाइफ के ऊपर उससे क्या करेंगे,
अमोर्टाइज करेंगे। तो एक और फेज है हमारी जो ना येलो वाली है, ना रेड वाली है, ना ग्रीन वाली है। जब ग्रीन वाली फेज शुरू हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी। तो जब ग्रीन वाली फेज खत्म हो जाएगी यानी डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद हम अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे। जिस तरह बिल्डिंग में होता है, जब ईंटें ला के रखें तो बिल्डिंग को डेप्रिशिएट नहीं करते, जब ईंटें लगाना शुरू कर दें तब भी बिल्डिंग को डेप्रिशिएट नहीं करते। जब 8 महीने बाद बिल्डिंग मुकम्मल होती है और बिल्डिंग तैयार हो जाती है, आज से ऑनवर्ड्स बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। तो बिल्डिंग कब डेप्रिशिएट होना शुरू होती है? ड्यूरिंग डेवलपमेंट, आफ्टर डेवलपमेंट, बल्कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन, उधर कंस्ट्रक्शन का लफ्ज़ यूज होता है। और इंटेंजिबल कब से अमोर्टाइज होना शुरू होंगे? ड्यूरिंग डेवलपमेंट, आफ्टर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बाद अगली स्टेज किसकी आएगी? अमोर्टाइजेशन की। क्लियर? ओके। अब आप हजरात मुझे ये बता दें, ये 2000 मैं कहता हूँ 11 का साल है, 10 का, ये 2011 का साल, ये 2012 का साल, 2010 का, 11 का, 12 का। मैं ऊपर महीने नहीं लिख रहा। 2010 के साल में मुझे बताएं क्या चलता रहा? रिसर्च। ये सही है? डेट्स मैच कर ली आपने उधर से? यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 11 रिसर्च चलती रही। अच्छा, 11 के साल में 9 महीने क्या चलती रही? बोले बोले बोले, बुरी वाली 9 मंथ्स चलती रही। अच्छा, ये आखिरी 3 महीने आपको फील हो रहे होंगे, ये आखिरी 3 महीने हैं। इसमें क्या चलती रही? बल्कि इधर भी 3 महीने और 12 में 31, 10, 12 तक। आखिर में ये कितने महीने बचे? 2 महीने बचे। यहाँ से ऑनवर्ड्स में स्काई ब्लू यूज़ करने लगा हूँ। यहाँ से ऑनवर्ड्स हम अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। इसकी लाइफ अब पता नहीं कितनी है, मैं सवाल में देख लेता हूँ। आगे अमोर्टाइज करते रहेंगे हम इसको। अब ये फेज़ इसकी कौन सी वाली शुरू हो जाएगी? बोलें, अमोर्टाइजेशन वाली फेज़। तो बता दें जी, यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 11 तक क्या चलता रहा? रिसर्च चलती रही। और यकम जनवरी 11 से 30 सितंबर 11 तक बुरी वाली डेवलपमेंट। और यहाँ से लेके 31/10/12 तक अच्छी वाली डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जब मुकम्मल हो गई और R&D डिपार्टमेंट हमने ताला लगा के क्लोज कर दिया, साइंसदानों को रवाना कर दिया, आज के बाद इंटेंजिबल फैक्ट्री में यूज़ हो रहा होगा और उस फार्मूले से प्रोडक्शन हो रही होगी। अब जितनी भी इसकी लाइफ होगी इस पे इसको क्या कर लेंगे? अमोर्टाइज। तो हमारे सवाल में बता दें इसको कितने महीने पे अमोर्टाइज करेंगे, कब से अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे? ये पहला सवाल। जब ये वाली फेज मुकम्मल हो जाए, जब डेवलपमेंट, इसके बाद अमोर्टाइज से पहले अमोर्टाइज करने की कोई तुक नहीं है। अभी तो चीज़ बन रही है, इसके बाद अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे। और करेंगे कितने महीने पे? हमारे साल में 2 महीने पे। बाकी टोटल लाइफ देख लेंगे कितनी है, उस बुनियाद पे से करेंगे। ओके, अब आप मुझे बता दें जी, 2010 में कितना खर्चा आया? लाइफ मेंटेनेंस 7 ईयर। फॉलोइंग अदर डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इवनली। इवनली का मतलब है कि अगर 12 महीने का खर्चा 12 रुपये है तो 1 महीने का खर्चा 1 रुपये है। ये इवनली का मतलब है। अगर 12 महीने का खर्चा 24 रुपये है तो 1 महीने का खर्चा 2 रुपये है। बिजली के बिल आपके जो घर में आते हैं वो इवनली नहीं होते, वो इवनली नहीं होते। जून जुलाई का बिल ज़्यादा आ रहा होता है, दिसंबर का कम आ रहा होता है। लेकिन अगर आपने घर किसी किराए पे लिया हुआ है आपने, तो जो घर का किराया होता है वो इवनली होता है। हर महीने आप जनवरी का भी किराया सेम, फरवरी का भी किराया सेम, मार्च का भी किराया सेम। तो कुछ खर्चे होते हैं जो इवनली साल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन शुक्र है इस सवाल वाले ने क्या बता दिया? खर्चे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यानी अगर साल का खर्चा 24 है तो 1 महीने का 2 रुपये है। अगर साल का खर्चा 2400 है तो 1 महीने का 200 है। तो फॉलोइंग अदर डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इवनली। 2010 में कितना खर्चा हुआ जी? 50 मिलियन। 2011 में 60 मिलियन और 2012 में 25 मिलियन। 2010 में क्या चल रही थी? 2010 में क्या चल रही थी? रिसर्च। कितना खर्चा हुआ? कितना खर्चा हुआ? 50 का। किस साल? 2010 में। 2011 में कितना खर्चा हुआ? थोड़ी सी जाती मारें, जाती मार ली। कितना खर्चा हुआ? 60 का। ये पूरे साल हुआ 2011 में।
अच्छा 2012 में कितना खर्चा हुआ? 25 का। 2012 में कितना खर्चा हुआ? 25 का। 25 का खर्चा हुआ, 25 का खर्चा हुआ। इस तरह लिखना बिल्कुल गलत है। 25 का खर्चा याद रखिएगा पूरे साल नहीं हुआ, इस दिन तक हुआ है। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या मुकम्मल हो गई है? डेवलपमेंट। तो बच्चे ये समझते हैं ये खर्चा भी 12 महीने हुआ, क्योंकि बच्चे हैं। ये खर्चा 12 महीने नहीं हुआ, ये खर्चा 10 महीने हुआ। ये खर्चा कितने महीने हुआ? ये नहीं समझना ये खर्चा आखिरी 2 महीने भी हुआ। बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। और आगे इसको कोई तोड़ना पड़े, इस खर्चे को कई दफ़ा तोड़ना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा क्यों तोड़ के हिस्से करने पड़ते हैं इसके। तो फिर बच्चे इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। ये सबसे बड़ी एरर है पेपर के अंदर, जो सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट है, सबसे बड़ा एग्जाम हिंट है कि जिस साल डेवलपमेंट क्या होगी, मुकम्मल होगी, तो उस साल का जो खर्चा होगा वो पूरे साल का नहीं होगा। वो कब तक का होगा? जब तक डेवलपमेंट होती रही। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 2010 वाला खर्चा 12 महीने हुआ, क्योंकि 1 जनवरी से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और ये वाला खर्चा भी, लेकिन ये कितने महीने हुआ? 10 महीने हुआ। तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट देने के लिए एक बात की आपसे, पता नहीं ये नोट करने की ज़रूरत है या नहीं। बहरहाल तस्वीर खींचनी है वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल क्योंकि रेड, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू तो लेके आप साथ नहीं फिरते होंगे। हाँ हाँ बांटे। चलें जी, 2010 के साल में 50 रुपए की एंट्री बताएं। रिसर्च को क्या करना है? रिसर्च अच्छी बुरी नहीं होती, रिसर्च हमेशा एक्सपेंस में जानी है। तो 2010 के साल में एंट्री बताएं। शुरू करेंगे एंट्रीज करना। पहली एंट्री बताएं जी, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, और साइंसदानों को तनख्वाह दी होगी कैश क्रेडिट 50। करें एंट्री जल्द। ओके, इधर ले आओ। 2011 में 30 सितंबर तक क्या चलती रही? 30 सितंबर तक चलती रही बुरी वाली डेवलपमेंट, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छी वाली डेवलपमेंट। तो आप बता दें 60 के तोड़ के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 2। 9/12 बुरी वाली डेवलपमेंट और 3/12 अच्छी वाली डेवलपमेंट। यानी इस वक्त साइंसदान काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें डाउट था अपने काम के ऊपर, ठीक है। और इस वक्त क्लियर हो गया हुआ था। जैसे कुछ AFC वाले बच्चे तजर्बा करने आते हैं, CA कैसा है, तो पास हो जाते हैं। चलो चिक्के ये तो ज़बरदस्त है यार। अच्छा जी, तो आसान है, बहुत आसान है CA। अच्छा जी, तो ये 60 ज़रब 9/12 और 60 ज़रब 3/12। अच्छा जी, एंट्री बताएं आप क्या बनेगी 2011 में? डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट, डेवलपमेंट, बस एक्सपेंस डेबिट करना है। रिसर्च या डेवलपमेंट एहतियातन हमने नाम यूज़ किया, आप नहीं भी नाम यूज़ करेंगे कोई मसला नहीं, आप खाली एक्सपेंस का लफ्ज़ भी लिख देंगे तो चलेगा पेपर में जी। डेवलपमेंट एक्सपेंस में कितना डालना है? टोटल खर्चा कितना है साल का? इसको डिवाइड करें किससे? 12 से, और मल्टीप्लाई 9 से। कितना आ गया? 45। अच्छा जी, इसको इंटेंजिबल लिख लें, कोई नहीं, इंटेंजिबल लिख लें। वर्क इन प्रोग्रेस साथ लिखना है, वर्क इन प्रोग्रेस लिख लें, लेकिन फिलहाल मैं इंटेंजिबल लिख रहा हूँ ज़रा आसानी के लिए। इंटेंजिबल बन रहा है, अब ये एसेट है हमारा, इसे कैपिटलाइज करना शुरू कर देंगे।
वर्क इन प्रोग्रेस समझ लें, ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा 60 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया जी? 15। और कैश कितना गया? टोटल 60। ये 2011 के एंड पे खड़े होके हमने जर्नल एंट्री की। ओके इधर आ जाओ। अच्छा, अभी जो 25 है इसमें कोई आपने 2010 का साल है, 2011 का साल है, या 2012 का साल है? तो 2012 के साल में मैंने माना 25 का खर्चा 10 महीने हुआ, लेकिन ये पूरा का पूरा खर्चा ही हमने एसेट में डालना है, तो इसलिए इसमें परेशान होने की वो जरूरत नहीं। जो मैंने आपको थोड़ा सा फिक्रमंद किया था कि ये 25 कितने महीने का है, वो आपको ज्यादा टेंशन लेने की कम से कम इस सवाल में जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि सारी ही कौन सी फेज चलती रही? अच्छी वाली डेवलपमेंट। तो अच्छी वाली डेवलपमेंट को हमेशा क्या किया जाता है? तो पूरा 25 माना के 10 महीने का है, लेकिन पूरा 25 उठा के किसकी कॉस्ट में डाल दो? एसेट की कॉस्ट में डाल दो। 50 को हमने एसेट की कॉस्ट में नहीं डाला, 60 के तोड़ के एक हिस्सा किया था 15, 60 का तोड़ के 15 हिस्सा किया था, उसे कहां डाल दिया था? और इस पूरे 25 को भी उठा के क्या कर रहे हैं? ऐसे। इसमें आप ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये 10 महीने का खर्चा है, कोई मसला नहीं, पूरे 10 महीने का जितना खर्चा है उसको उठा के कहां डाल दे? एसेट की कॉस्ट में। जी ओके। अब आप मुझे बता दें क्या 2012 में 31/10/12 को हमारी डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है? पढ़ भी लें सवाल से। डेवलपमेंट वॉज कंप्लीट ऑन 31/10/12। 31/10/12 को डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है। आप बता दें ये R&D डिपार्टमेंट ने अब 2000 जो आखिरी महीने बचे हैं, 2 नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, इस पे R&D डिपार्टमेंट ने काम किया होगा या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने? तो ये जो आखिरी 2 महीने हैं इनकी अमोर्टाइजेशन निकालेंगे या अभी भी समझेंगे डेवलपमेंट ही चल रही है? अमोर्टाइजेशन निकालेंगे। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट बताएं? 25 प्लस 15 कितना हो गया? 40। तो अब बता दें 2012 के आखिरी दिन क्या एंट्री करें? एक और स्काई ब्लू फेज जो है, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। जी कॉस्ट बताएं कितनी है? 15 जमा इज इक्वल टू 40। 40 इज द कॉस्ट। अच्छा जी, लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 7 years डिवाइडेड बाय 7 इनटू हमारे साल कितने महीने यूज हुआ? 2 महीने इनटू 2/12। 1 आ गया जवाब, 1 राउंड करके। कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है? 0.9, इसको राउंड करके 1 कर दिया। अच्छा जी, अब आप ये बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस में 2010, 11 और 12 उधर मत देखें, ज़बानी सोचें। 2010 में रिसर्च एक्सपेंस जाएगा, 11-12 में जाएगा, सिर्फ किस साल जाएगा? 10 में। डेवलपमेंट शायद आपको ज़बानी याद हो 2010 में नहीं चली थी, 2011 में बुरी वाली चली थी और 12 में नहीं चली थी। 2010 में और 12 में डेवलपमेंट नहीं जाएगी।
आप बता दें 2010 में रिसर्च एक्सपेंस कितना जाएगा? 50। अब 2010 की एंट्रीज आपने देख ली, अब 11 की एंट्रीज देखें कितना फॉर द ईयर है? 45। अच्छा, अमोर्टाइजेशन 10 में क्यों नहीं होगी? अभी रिसर्च चल रही है। 11 में क्यों नहीं होगी? डेवलपमेंट चल रही है। 12 में क्यों नहीं होगी? डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन आखिरी 2 महीने तो डेवलपमेंट रुक गई थी और हमारा इंटेंजिबल इस्तेमाल होना शुरू हो गया, इसलिए इस 12 में इसको क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। क्लियर? चलें नोट कर लें। जल्दी जरा किया करें। हाँ। बैलेंस शीट। अच्छा, वैसे अगर आपने ज़रा ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन करनी है फिर ये भी चलेगा। वैसे इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस, तो 2010 में तो वर्क इन प्रोग्रेस है ही नहीं, इंटेंजिबल का डेबिट ही नहीं हुआ हुआ। 11 में है, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। कितना? 15। 12 में वर्क इन प्रोग्रेस कोई नहीं है। 12 में वर्क इन प्रोग्रेस, अगर आपने बेटर प्रेजेंटेशन में ज़रा कह रहा हूँ, 12 में अगर आपने इसको शो करेंगे बैलेंस शीट में तो वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से शो नहीं करेंगे। 12 में इसको शो करेंगे प्रॉपर इंटेंजिबल के नाम से। अच्छा, किस फिगर के ऊपर आएगा? ज़रा मैं ब्रैकेट में यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। मुझे ब्रॉड डाउन बता दें कितने? 15। ये ब्रॉड डाउन हो गया। एडिशंस 25। लेस अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन नीचे लिखना है, नीचे लिख दें, वो भी एक्सेप्टेबल है। मैं इधर ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1। कितना हो गया? 39। तो इससे ज़रा यूज़र्स को बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि 11 के एंड पे खड़े होके अभी काम चल रहा था और 12 के एंड पे काम भी मुकम्मल हो गया है, बल्कि हमने अमोर्टाइज भी करना शुरू कर दिया। जी मोहतरम, 15 को 11 में वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पर लिखेंगे। ये वाला 15 देखो बैलेंस शीट में नजर आएगा। 12 में ये कैरी डाउन होगा, ये अगले साल का क्या बन जाएगा? ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन प्लस एडिशन माइनस डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन 39। लेकिन मैंने इधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 12 के एंड पे वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहा और 15 अब कंप्लीट वाले में क्यों आ गया? क्योंकि कंप्लीट हो गया। एक और तरीका भी हो सकता था, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं, आप इंटेंजिबल इस तरह लिखते थे 15 और 39 इसकी बजाय, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है। उससे बेटर प्रेजेंटेशन ये वाली है कि इधर वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से शो कर दो और इधर कंप्लीट एसेट के नाम से शो कर दो। जैसे बिल्डिंग में होता था CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये 15 मैंने दोबारा क्यों इधर डाल दिया है? बैलेंस शीट एज ऑन होती है, फॉर द ईयर नहीं होती। तो यही 15 ब्रॉड डाउन आया जमा एडिशंस माइनस डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। ओके, भाई ये इंटेंजिबल जो हमारे भी डिस्कशन में चल रहा था, क्या ये हमने इंटेंजिबल, उधर ही रखो, क्या ये हमने इंटेंजिबल खुद बनाया है या ये इंटेंजिबल खरीदा है?
ये बता दें, क्या ये इंटेंजिबल हमने खुद बनाया है या हमने खरीदा है? खुद बनाया है। अच्छा, अच्छा, इसमें मैं दो सेट बना रहा हूं जो इंटेंजिबल आप खुद बना सकते हैं। एक अभी हमने क्या नाम रखा था इंटेंजिबल का? फॉर्मूला, सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन, कई इंटेंजिबल्स हो सकते हैं। अच्छा, अब कुछ इंटेंजिबल ऐसे हैं जिनको अगर हम खुद बनाएं तो उनमें ना रिसर्च फेज होगी, ना उनमें डेवलपमेंट फेज होगी, बल्कि उस इंटेंजिबल को स्टैंडर्ड कहते हैं इंटेंजिबल आप कह ही नहीं सकते। वो इंटेंजिबल्स अब मैं आपके सामने लिखने लगा हूं जो आपको शायद इंटेंजिबल लग रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड की नज़र में बोले नॉट एन इंटेंजिबल। वो आपको लग रहा होगा रिसर्च डेवलपमेंट फेज से गुजर रहे हैं, स्टैंडर्ड कहता है ये मेरी नज़र में इंटेंजिबल ही नहीं है। गुडविल, ब्रांड नेम, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल, जंग अखबार जैसे जंग अखबार मेथड में मैंने बताना है, पब्लिशिंग टाइटल और कोई बता दूंगा, और कस्टमर लिस्ट ऐसे ही आपने अपने लिए रजिस्टर पे नोट करना है, आधा मिनट लगा के कर लें, लेकिन नहीं वो नहीं, अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे चीज़ों को, एक एक करके करते हैं। अच्छा, दुनिया में मेथड, MESTHEAD, दुनिया में अगर सॉफ्टवेयर्स ढूंढे जाएं, अगर इंटेंजिबल्स ढूंढे जाएं और एक सफ़े पे लिखे जाएं, पहले मेरी बात सुन लें, दुनिया में अगर इंटेंजिबल्स ढूंढे जाएं और एक सफ़े पे लिखे जाएं तो 100, 150, 200 की लिस्ट बन सकती है। 100, 150, 200 इंटेंजिबल्स दुनिया में आप ढूंढ सकते हैं। इंटेंजिबल्स अगर आप ढूंढने पे आए तो इंटेंजिबल्स की लिस्ट एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है। ऐसे ही आई के अपने किताब में अपनी लिस्ट डाली हुई है, मैंने भी अपने नोट्स में पेज नंबर 14 पे ये लिस्ट डाली हुई है। ट्रेडमार्क, इंटरनेट डोमेन नेम, न्यूज़पेपर मेथड, पता नहीं नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट कोई मुल्कों में होते होंगे, कस्टमर लिस्ट, प्ले, ऑपरेट, बैलेट्स, पता नहीं क्या क्या नाम इसने डाले हुए हैं। कोई बुक्स, आर्टिस्टिक बुक्स, वैसे नॉर्मल बुक्स नहीं, म्यूज़िकल वर्क, कोई पिक्चर है, कोई वीडियोज़ हैं, कोई म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं इसने, लाइसेंस और फ्रेंचाइजेज़ और पता नहीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेड सीक्रेट्स, ये कोई नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। इधर आ जाए वापस। तो दुनिया के अंदर अगर आप इंटेंजिबल्स ढूंढने पे आएँ तो 50, 60, 100 कितने ज़्यादा बन सकते हैं। अगर दुनिया में 100 इंटेंजिबल हैं तो उन 100 में से सिर्फ 5 इंटेंजिबल अकाउंटेंट्स ने ढूंढे हैं, जिन 5 को अकाउंटेंट्स ने बड़ा कॉन्फिडेंस से इंटेंजिबल से बाहर निकाल दिया। ये देखने में इंटेंजिबल लगते हैं, लेकिन अकाउंटेंट्स इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये इंटेंजिबल अगर आप खुद बना रहे हो तो हम इनको इंटेंजिबल। अब अगर कोई अपना ब्रांड बना रहा है, जैसे जे डॉट वाले अपना ब्रांड बना रहे हैं कि हमारा नाम बन जाए और बनते बनते बन भी चुका हुआ है। अब अगर वो अपना ब्रांड नेम एस्टेब्लिश कर रहे हैं और कह रहे हैं हम इसके लिए बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं सारी बातें छोड़ो, कोई रिसर्च नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई अच्छी बुरी डेवलपमेंट नहीं, सारा एक्सपेंस में डालो, हमारी नज़र में इंटेंजिबल है ही नहीं। अच्छा, इसमें मैं कस्टमर लिस्ट से शुरू करता हूँ। अब राइज वाले कहते हैं कि जी हम CA फाइनल की क्लासें शुरू करेंगे, तो हमारे पास एक इंटेंजिबल है कस्टमर लिस्ट, लेकिन राइज वालों ने ये इंटेंजिबल इंटरनली बनाया हुआ है। ये इंटेंजिबल इंटरनली बनाया हुआ है। और कैसे बनाया हुआ है? अब आपको देखने में नजर आ रहा होगा इस इंटेंजिबल का फायदा है, क्योंकि अगर CA फाइनल की क्लासें राइज ने शुरू करनी है तो इसके पास उन्हीं स्टूडेंट्स के नंबर हैं, वही जो स्टूडेंट इनको कैफ में पढ़ाते रहे थे, वही जब CA फाइनल के अंदर पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट भाग के आएंगे। तो राइज वाले बड़े अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे हुए कि हमारे पास कस्टमर लिस्ट एक इंटेंजिबल मौजूद है, लेकिन स्टैंडर्ड कह रहा है क्योंकि तुमने ये इंटरनली जनरेट किया हुआ है इसलिए इसको तुम इंटेंजिबल। अब रीजन क्या है? हालांकि ये इंटेंजिबल भी नजर आ रहा है,
रीजन बहुत बड़ी है, इसकी कॉस्ट राइज वाले नहीं मालूम कर सकते। ये कस्टमर लिस्ट राइज वालों ने कितने में बनाई? अब एडमिशन ऑफिस वालों से आप जाके पूछें, वो कहेंगे यार जो बच्चा एडमिशन लेने आता था ना कैफ में, उसका हम पता पूछते थे, नाम पूछते थे, टेलीफोन नंबर लिखते थे और बस वो फिर और बच्चे आते रहते। वो चलते चलते हमें एहसास हुआ चंद सालों बाद कि कस्टमर लिस्ट बन चुकी है हमारे पास और इसको ऑडियंस को यूज़ किया जा सकता है किसी भी टारगेट मार्केट के अंदर। हमने कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो तो इस लिस्ट से हमें बड़ा फ़ायदा आ सकता है। लोग ढूंढते हैं कि भाई ज़्यादा इनकम कमाने वाले कौन है, इधर उधर से जो एडवर्टाइजिंग कंपनी से ढूंढती हैं ज़्यादा पैसे कमाने वाले कौन है और फिर उनको उसके मुताबिक एडवर्टीजमेंट्स भेजती हैं कि ये 2 लाख की चीज़ मार्केट में आई है, 3 लाख की मार्केट में आई है। वो ये नहीं होगा आईकेप से जाके स्टूडेंट्स की लिस्ट ढूंढे और स्टूडेंट्स की लिस्ट ढूंढ के कहे भाई ये 25 लाख की गाड़ी आई है मार्केट में, चलो भाई आईकेप यार प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स को मैसेज करवा दो। तो वो ये काम नहीं करेंगे। तो इसलिए कस्टमर लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है दुनिया में और लोग कस्टमर लिस्ट के पीछे जान दे देते हैं कि यार कस्टमर लिस्ट किसी तरह मुझे मिल जाए, टारगेट मार्केट के ऑडियंस मिल जाए। तो राइस के पास कस्टमर लिस्ट मौजूद है, लेकिन मसला बता दें क्या है, कॉस्ट ही पता चला। वो कॉस्ट ओवरऑल बिजनेस की हो रही थी, बीच में ही ये लिस्ट बन गई बैठे बैठे, पता ही नहीं चला। सिमिलरली अब इसमें आप जो भी आर्गुमेंट्स देंगे स्टैंडर्ड इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, ये 5 को मैंने इंटेंजिबल नहीं मानना। अच्छा, सिमिलरली ब्रांड से शुरू कर लें। अब जे डॉट कहते हैं मेरा एक ब्रांड बन गया है। अच्छा यार ये ब्रांड नेम तुमने कितने में बनाया? कहते ये तो नहीं, बस ऐसे ही हम एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करते होते थे, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते थे, कपड़े अच्छे खरीद के बेचते थे, बस लोगों ने पसंद किए तो नाम बन गया। मैसेज होते उनका न्यूज़पेपर्स का, तो न्यूज़पेपर जंग अखबार, भाई इसमें जंग का जो तुम्हारा नाम बनाए, जंग अकाउंटेंट मैगजीन अगर तुम शुरू कर दो वो भी बड़ा चलेगा क्योंकि जंग का तुम्हारा नाम है, लेकिन ये तुमने नाम कितने में बनाया? वो कहेगा नाम तो हमने नहीं बनाया, बस अखबार अच्छी बेचते थे, लोगों ने तारीफ की, नाम बन गया हमारा। इसी तरह पब्लिशिंग टाइटल्स होते हैं। सीए में तो पहले किताबें चलती थी, अब आईकेप की अपनी है, कैपलान और पीबीपी, शायद आपने कोई नाम सुना हो। तो ये मुख्तलिफ ऑथर्स हैं, बाहर के मुल्कों की कुछ कंपनीज़ हैं, तो ये पब्लिश करती हैं बुक्स, तो इनके प्रॉपर क्या हैं, पब्लिशिंग टाइटल्स। तो अगर आप ये चीज़ें खुद बना रहे हैं तो ये आपके लिए बोलें इंटेंजिबल। क्यों नहीं इंटेंजिबल? क्योंकि इनकी कॉस्ट रिलायबली मैयर। अब आपके जहनों में जो मर्जी आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हो, मेरे ख्याल से उनको आप साइड पे रख लें। स्टैंडर्ड इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि ये 5 चीज़ें अगर आप बनाएं दुनिया में तो मेरी नज़र में इनकी कॉस्ट रिलायबली मैयर नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ ये मसला नहीं है, यहाँ ये मसला नहीं है। फॉर्मूला बनाने के लिए आपने साइंसदानों को नौकरी पे रखा था, अलग R&D, इनके लिए R&D डिपार्टमेंट नहीं बनते मेरे ख्याल से। सोचे ब्रांड बनाने के लिए कोई R&D डिपार्टमेंट नहीं बना होता, कोई कस्टमर लिस्ट बनाने के लिए R&D डिपार्टमेंट नहीं बना होता, तो इनके बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी R&D डिपार्टमेंट नहीं बनाती। तो यहाँ तो सैकड़ों इंटेंजिबल्स आ सकते हैं, ये तो ना खत्म होने वाली लिस्ट है। आप जितने मर्जी इंटेंजिबल खुद बनाएं, कोई आप डिज़ाइन बना लें, कोई जूते बनाने का स्पेसिफिक डिज़ाइन नया मार्केट में लॉन्च कर दें, वो इंटेंजिबल है, कोई मसला नहीं। आपने उस पर रिसर्च की होगी, डेवलपमेंट की होगी, ज़बरदस्त किस्म का किया होगा काम, तो आप बनाएं, जितने मर्जी इंटेंजिबल्स आप इधर डालें। लेकिन ये 5 इंटेंजिबल की डेफिनेशन से बोलें बाहर निकल के, चाहे आप इन पे डेवलपमेंट अच्छी वाली अपनी नज़र में कर रहे हो, लेकिन स्टैंडर्ड की नज़र में बोलें इंटेंजिबल नहीं। अच्छा, अगली इंटरेस्टिंग बात, किधर स्टार डाला है मैंने? सेट 1 में। एक हमने सेट अपनी नजर से बना दी ना, स्टैंडर्ड ने शायद इसका नाम ना रखा हो सेट 1, हमने तो अपनी तरफ से नाम बनाया। सेट 1 पे मैंने स्टार डाला है। अब एक धमाका ऑफर आ रही है, देन का लफ्ज खुद डाल लीजिएगा। इफ दीज आर देन दे आर। अब सोचें कैसे। अब मिसाल के तौर पे यार, ये दोनों, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उकाशा अहमद। उकाशा एंड अहमद के नाम से कॉलेज नया बना, उकाशा एंड अहमद, और लेवल इनका चेक करें। ये जो सड़क पार है ना, पीयू से इन्होंने जो है ज़मीन ली, ये राइज है और ये उकाशा एंड अहमद है।
इन्होंने सामने बिल्कुल टक्कर पे सामने लाके इन्होंने कॉलेज खोला अपना। अब ये राइज वालों के पास आया और उन्होंने कहा कि हमें कस्टमर लिस्ट चाहिए। काका ऑन नहीं काका, ये ऐसे नहीं। इन्होंने कहा चले जो भी 200-300 है रखें आप, एक प्रिंट निकाल दें मुझे, सफ़ों का खर्चा आएगा प्रिंटर आपको नया ले देते हैं, 10,000 रखें आप, प्रिंटर नया ले देते हैं आपको, ये लिस्ट निकाल दें ज़रा हमें। तो राइज वालों ने कहा करोड़ की ले लो, 1 करोड़ की लिस्ट ले लो। ठीक है, अगर इनके लिए चाहिए तो ये खरीदेंगे अपनी तरफ से, 50 लाख की लें, 40 लाख की लें, जिस पे भी डील हो। अब इनके लिए ये इंटरनली जनरेट नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये क्या की है, परचेज की है। गुडविल परचेज कर लें। आप कई बच्चे सोच रहे होंगे ये गुडविल तो हमने सुना था बैलेंस शीट में नजर आती है, गुडविल तो एसेट होता है। हाँ, अगर आपने परचेज की भी है तो गुडविल क्या है। और वो पार्टनरशिप वाली गुडविल वो आती थी, वो उस पर स्टैंडर्ड ही नहीं लगते। पार्टनरशिप का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो पता नहीं क्यों आ रही होती थी। वो इंट्रो वाली क्लास वाली बातें छोड़ें, अब आप स्टैंडर्ड्स की बातें करेंगे बड़ी लेवल की। तो इफ़ दीज आर बोले अगर गुडविल परचेज किया आपने, अगर किसी बिजनेस का ब्रांड परचेज ही कर लिया, किसी बिजनेस का ब्रांड नेम आपने परचेज कर लिया, तो फिर वो आपके लिए बोले क्या है, इंटेंजिबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात। और लाइफ आप बताएं, मालूम करें, लाइफ के ऊपर अलग बहस है कि लाइफ कैसे निकालनी है, वो भी हम करेंगे। कुछ की लाइफ इनडेफिनेट होती है, वो भी डिस्कशन हमने करनी है। अच्छा, सेट 1 सेट 2 के ऊपर मैं यहां लिख रहा हूं बी। आप कह रहे होंगे फिर ए किधर है। नहीं, ए परचेज्ड इंटेंजिबल। बोले ये ए हो गया, ये बी में सेट 1 और सेट 2। ए है परचेज्ड इंटेंजिबल, इसमें मैं कोई नाम नहीं लिख रहा, सारे के सारे इंटेंजिबल हैं। अगर आप खुद खरीदें कोई भी इंटेंजिबल, उसमें ये 5 भी इंटेंजिबल है, जैसे कि मैंने नीचे बता दिया ऑलरेडी, ये 5 भी हैं। और ये सारे फार्मूला सॉफ्टवेयर डिजाइन तो खरीदें, ये तो ऑब्वियसली इंटेंजिबल है। जितनी मर्जी चीजें दुनिया की खरीद ले, अगर इंटेंजिबल के नाम से आपने खरीदी है, वो सारे के सारे क्या हैं, इंटेंजिबल। क्लियर, ये नोट कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। कैटेगरी ए परचेज्ड इंटेंजिबल तो हमेशा ही क्या होंगे, इंटरनली जनरेटेड के कितने सेट बनाने हैं, सेट 1 और सेट 1 वाले 5 नाम याद रखने हैं और कोई नाम याद नहीं रखना, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, ये आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलेंगे। देखें इधर, इनके नाम स्टैंडर्ड में नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड में सिर्फ किसके नाम मिलेंगे, जो इंटेंजिबल, बाकी सारे बाय डिफॉल्ट, इसलिए मैंने डैश डैश लगा दिया। इधर भी आपको स्टैंडर्ड में नाम, क्योंकि परचेज्ड इंटेंजिबल तो सिरे से ही इंटेंजिबल है, इसमें तो कोई बहस ही नहीं दूसरी। क्लियर। अब मैं सवाल पूछना शुरू करता हूं। राइज वालों ने सॉफ्टवेयर बनाया, फीस कैसे प्रोसेस होनी है, इंस्टॉलमेंट्स कैसे आनी है, उसका सॉफ्टवेयर बनाया। ए में आएगा, बी में, बी में आएगा। बनाया मैं बोल रहा हूं चाचू, बनाया कहाँ आएगा, बी में। किधर आएगा, इन 5 में नहीं है। बता दें क्या ये इंटेंजिबल है। अच्छा, ये तो फीस का सॉफ्टवेयर था। राइज वालों ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खरीदी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदा, वो तो एक कॉमन चीज थी, वो इन्होंने बाजार से जाके खरीद ली। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्होंने बाजार से जाके खरीद लिया। एक्सेल है जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो बाजार से खरीदा। बोलें ये क्या है, कौन सा इंटेंजिबल। राइज वालों ने हुकूमत से लाइसेंस खरीदा, ए कैटेगरी में आएगा। क्या बनेगा, परचेज्ड। और ये इंटेंजिबल है और हमेशा के लिए इंटेंजिबल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा जी, अगली बात, राइज वालों ने अपना ब्रांड नेम बनाया,
अपना ब्रांड नेम बनाया, ये इंटेंजिबल क्यों नहीं इंटेंजिबल? अच्छा, मलिक रियाज ने जे डॉट का ब्रांड खरीद लिया, इंटेंजिबल, खरीद लिया, ये एक्सेप्शन में भी कह सकते हैं, जो भी आपको समझ आए। इफ दीज आर देन दीज आर इंटेंजिबल्स। क्लियर? ओके। अब हमारी होने लगी है अगली डिस्कशन, डेट इज ऑफ, बोले अमोर्टाइजेशन और बोले इम्पेयरमेंट। अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको अभी बुक में दिखा दूंगा। नोट करने की जरूरत नहीं। जी, इन तीनों चीजों की आप मुझे लाइफ बताएं। परचेज गुडविल, गुडविल आपने खरीद ली है किसी की, एज इंटेंजिबल तो है वो तो मुझे भी पता है, परचेज गुडविल है ना, क्योंकि इंटेंजिबल तो है, इसकी लाइफ नहीं पता। अच्छा, एक इंटेंजिबल आपने खरीदा है, कोई भी इंटेंजिबल या बनाया है, जो भी है, लेकिन उसकी लाइफ आपको पता ही नहीं है। इंटेंजिबल हैविंग इनडेफिनेट लाइफ, आपको पता नहीं चल रही इसकी लाइफ कितनी है, तो अब इसकी लाइफ आप मुझे नहीं बता सकते फिर, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, वो जो 15 रुपए थे, ₹15, वो नहीं, वो जो 15 जमा 25 माइनस वो वाले नहीं कह रहा मैं, वो जो 15 वर्क इन प्रोग्रेस था, किस साल के एंड पे आ रहा था? 10 के एंड पे, 11 के, वो जो 2011 के एंड पे 15 रुपए वर्क इन प्रोग्रेस था, वो क्या था? डेवलपमेंट वर्क इन, उसकी तो लाइफ नहीं होती ना, क्योंकि जब तक वो बन ना जाए इंटेंजिबल, उसकी लाइफ। ये तीन चीजें ऐसी हैं। अच्छा, ये नहीं कहना कि इनको कैसे अमोर्टाइज करना है, इस तरह नहीं पूछना कि कैटेगरी ए को सर कैसे अमोर्टाइज करना है, कैटेगरी बी को कैसे करना है। अमोर्टाइजेशन में इसके सोचने का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है, अमोर्टाइजेशन के लिए क्या करना है, आपने कुछ और रूल सोचने हैं। आपने अमोर्टाइजेशन में देखना है क्या ये तीन चीजें तो नहीं है। अगर ये तीन चीजें पेपर में आ गई, पूरे स्टैंडर्ड ने सारे इंटेंजिबल्स को जब देखा गौर से, तो उनमें से सिर्फ 3 बाहर निकाले। इधर कितने बाहर निकाले थे? 5। तो इधर इन्होंने सिर्फ 3 इंटेंजिबल ऐसे बाहर निकाल लिए जिनकी लाइफ नहीं है। जिस तरह अकाउंटिंग की क्लास में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी अलग होती थी, लैंड को बाहर निकाल देते थे हम कि उसकी लाइफ नहीं है। सिमिलरली इंटेंजिबल्स कितने बाहर निकाले गए? 3। गुडविल परचेज की, इसकी लाइफ, डेवलपमेंट तो वैसे ही चल रही है, पता नहीं जब पूरी होगी तब देखेंगे लाइफ कितनी है। और एक ऐसा इंटेंजिबल जिसके बारे में पेपर में लिख दे कि इसकी लाइफ हमें पता ही नहीं, तो वो भी क्या होगा? इन डेफिनेट लाइफ वाला। इन तीनों को क्या करें मोहतराम? बोले डू नॉट, क्योंकि लाइफ ही नहीं इनकी पता। अच्छा, लेकिन एक काम करना है, से गुजारें, इनकी बीवी अवेलेबल होगी। इंपेयर करने से पहले क्या मालूम होनी चाहिए? बीवी। ये जिंदगी का रूल है, रूल ऑफ थंब याद रखना है। तो इंपेयर करने से पहले आपको इनकी बीवी मालूम होनी चाहिए। बीवी तो इनकी होगी, परचेज किया है ना आपने गुडविल, इसकी बीवी होगी। डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस भी 15 रुपए इसकी बीवी आ रही थी। बीवी का मतलब है बुक्स में जितने पे आ रहा है, ठीक है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, बुक वैल्यू, तो बुक्स में जितने पे आ रहा है। इंटेंजिबल आपने खरीदा है जिसकी लाइफ आपको मालूम नहीं, तो खरीद के पैसे दिए, इसकी भी क्या होगी? तो माशाल्लाह तीनों की क्या है? बीवी है। उसको आप किससे कंपेयर करेंगे? रिकवरेबल अमाउंट आप निकालें। अगर रिकवरेबल अमाउंट आपको गिवन है तो आप इंपेयरमेंट टेस्ट से जरूर गुजारेंगे, इंपेयरमेंट टेस्ट इसका परफॉर्म करेंगे, लेकिन एक शर्त है, हर साल बाइंडिंग है, हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना जरूरी है। अदर्स, इसके अलावा कोई भी इंटेंजिबल है,
जैसे भी हमारे सवाल में था जिसकी 7 साल उम्र थी, वो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहा था, अगले साल तो वो क्या हो गया था, मुकम्मल हो गया था। 2010 में तो वो था ही नहीं, 11 में वो क्या था, और 12 में तो नॉर्मल इंटेंजिबल था। ठीक है, तो कोई भी इंटेंजिबल है, मिसाल के तौर पे चलें अदर्स की मिसाल देता हूं। राइस वालों ने सॉफ्टवेयर खरीदा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 5 साल के लिए। आप बता दें क्या ये परचेज गुडविल है? क्या सॉफ्टवेयर की सीडी डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है? क्या सॉफ्टवेयर की लाइफ ना मालूम है, या माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कह दिया 5 साल बाद लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा? आप बता दें ये जो राइस वालों ने 5 साल के सॉफ्टवेयर खरीदा है, ये इस 3 में जाएगा या अदर्स में जाएगा? राइस वालों ने 10 साल के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए असलहे का लाइसेंस खरीद लिया, बता दें इन 3 में जाएगा या अदर्स में जाएगा? अदर्स में जाएगा। क्यों? लाइसेंस परचेज गुडविल नहीं है, लाइसेंस कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, लाइसेंस की लाइफ इंडेफिनेट नहीं है, लाइसेंस में लिखा हुआ है लाइफ इसकी डेफिनेट है। ये किधर चला जाएगा? अदर्स में। इसको क्या करेंगे बोलें? अमोर्टाइज करेंगे। इंपेयर हर साल करना जरूरी नहीं है, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। इफ बोलें इफ देयर इज इंडिकेशन, इफ देयर इज इंडिकेशन, अगर कोई हिंट मिल रहा है, कोई इंडिकेशन मिल रही है, जैसे कल बस थी तो कंपेटिटर आ गया था, अगर कोई इंडिकेशन ऐसी मिल रही है तो गुजार लें, वरना इंपेयरमेंट टेस्ट बड़ा मुश्किल होता है। अगले 2 साल 3 साल की फ्यूचर किसको पता है, फ्यूचर में कितनी सवारियों से किराया आएगा। इंपेयरमेंट टेस्ट बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन सिर्फ कब परफॉर्म करना है? अगर कोई इंडिकेशन है, कोई कंपेटिटर आ गया मार्केट में, कोई आपस में ऑर्गेनाइजेशन के मसले आ गए। लेकिन इन 3 के लिए एक चीज़ बाइंडिंग है, इंपेयरमेंट टेस्ट से हर साल गुजारना है। ढूंढने जिसको किताब में। पेज नंबर 20। अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट, कितनी चीजें जी? 3। कौन कौन सी? पेज 20 है। एन एसेट विच meets the development condition but yet not completed। वो डेवलपमेंट अच्छी वाली शुरू हो गई है लेकिन अभी तक मुकम्मल, जिसका हमने नाम क्या रखा था? वर्क। बट येट नॉट कंप्लीट का मतलब क्या है? वर्क इन। और इंटेंजिबल्स हैविंग पीरियड ऑफ बेनिफिट, पता ही नहीं चल रहा कितना सा फायदा देगा ये हमें। इनके बारे में क्या कंक्लूजन है जी? कंपल्सरीली मस्ट है इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना। नो अमोर्टाइजेशन इज चार्ज। क्लियर? ये 3 हो गए। अब बाकी क्या हो गए जी? अदर इंटेंजिबल्स। इनको क्या करने जी? बस आगे नहीं पढ़ना, आगे परेशान होंगे आप आगे पढ़ के। इनको क्या करने जी? अमोर्टाइज। इंपेयरमेंट टेस्ट का परफॉर्म करना है, इतना से अंडरलाइन कर लें क्योंकि बाकी इंशाल्लाह कल समझेंगे हम। तो इनको अमोर्टाइज करना है और इनको इम्पेयर तब करना है जब कोई, और इधर कंपल्सरी है। पानी पियो, मैं ला देता हूँ इधर से। अच्छा जी, सवाल अब इसका कर लेते हैं। इसका सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे ख्याल से लेक्चर नोट्स पे, मैं भी निकालता हूँ। लेक्चर नोट्स में क्वेश्चन 8 था ना, उसके पास क्वेश्चन 3 है। वर्क इन प्रोग्रेस का ज़रा सवाल एक और कर लेते हैं। जिनके पास किताब आ चुकी होगी, लेट ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन की है, वो तो लेक्चर नोट्स वाला सफ़ा खोलें किताब के एंड में। हाँ, क्वेश्चन 3 है।
पेज 46। पढ़ें जी सवाल। ऑन यकम जनवरी 2001 एन एंटिटी स्टार्टेड, बोलें रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अब अलग से नहीं बता रहा कब रिसर्च शुरू की कब डेवलपमेंट शुरू की, बस सीधे लिख दिए क्या, इट स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 2001 में कितना खर्चा आया, 120। 2002 में ऑन यकम सितंबर 2001, ऑन यकम सितंबर 2001 कितने महीने बाद, 8 महीने बाद। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल डेवलपमेंट वाज मेट। क्या मतलब लेंगे इस लाइन का, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल वाज मेट, यानी 6 क्राइटेरिया, कोई जो हम पढ़ेंगे 6 क्राइटेरिया इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, वो जो कोई क्राइटेरिया वगैरह होते हैं वो क्या हो गए। इस लाइन का एक और मतलब ये है कि यकम सितंबर से पहले ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था, इस बात का ये इम्प्लाइड मतलब है। इस बात का क्या मतलब है, ऑन यकम सितंबर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट, इट मींस बिफोर यकम सितंबर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज नॉट मेट। अच्छा जी, नीचे छोड़ें क्या है रिकवरेबल अमाउंट, उसको छोड़ें। हम सवाल कैसे स्टार्ट करते हैं, उसकी की डेट्स हम लिख लेते हैं। यकम जनवरी 2001, क्या लिखा हुआ है सवाल में जी, यकम जनवरी 2001 के साथ बोलें बोलें बोलें, R&D स्टार्टेड। अलग से वैसे बताया नहीं उसने रिसर्च कब शुरू हुई, डेवलपमेंट कब शुरू हुई। अच्छा, उसके बाद अगली डेट लिखवाएं जी, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट। अच्छा, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर 2001 एंड assuming the project is yet not complete, assuming the project is yet not complete, इसका मतलब है 31/12/2002 तक भी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। कोई लंबी हैवी वैक्सीन ही है जो बन रही है, 2 साल से बन रही है, अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेवलपमेंट कंप्लीट की डेट, तो आप कहेंगे 31/12/2002 को भी येट नॉट, अभी तक डेवलपमेंट मुकम्मल। तो ये मत सोचिएगा कि R&D डिपार्टमेंट बंद हो और साइंसदान घरों में चले गए, बिल्कुल नहीं हुआ। जहन में भी ना लाइएगा अमोर्टाइजेशन का, स्काई ब्लू वाली अमोर्टाइजेशन की फेज तो तब शुरू होगी जब डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट अभी तक क्या है, येट नॉट कंप्लीट। तो 31/12/2 मेरा ईयर एंड है, ईयर एंड पे डेवलपमेंट नॉट येट कंप्लीट, तो डेवलपमेंट कंप्लीट वाला चक्कर ही नहीं, इसलिए इस इंटेंजिबल की सवाल में लाइफ गिवन नहीं है। लाइफ गिवन तब होती जब डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती। तो ये की डेट्स हैं जो आप अपने माइंड में लिख लिया करें या पेपर में शुरू वाले दिनों में रफ वर्किंग में लिख लिया करें, ज़रा पता चल जाता है आप कितने अरसे को एक्सपेंस में डालें और कितने अरसे को कैपिटलाइज करना है। जी अब बता दें, ये 8 महीने को कहाँ डालें, तब तक जहाँ तक तो क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, इसको कहाँ डालें, एक्सपेंस में। और फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारे साल के 4 महीने, तब भी साइंसदानों को तनख्वाह दी होगी, और अगला पूरा साल भी तनख्वाह दी होगी। ये कहाँ डालें, कैपिटलाइज करें, ये कैपिटलाइज करें। वर्क इन प्रोग्रेस है, हाँ ठीक है, इसको कैपिटलाइज करेंगे। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। रिकवरेबल अमाउंट मैंने क्यों मिटा दिया है, फर्स्टली आई शुड नो बीवी। जब तक बीवी कैलकुलेट नहीं होगी तब तक इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ दें रिकवरेबल अमाउंट। पहले 31/12/1 तक की बुक वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर रिकवरेबल अमाउंट भी देख लेंगे कितनी आ रही है। अच्छा जी, वो वाला काम तो नहीं करने की ज़रूरत, थोड़ी देर पहले किया था। ये कौन सा साल है जी, 2000 और ये 2000। अब R&D इकट्ठी चल रही है, क्या रेड यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट,
तो यहाँ तक कोई यकम सितंबर तक क्या चली, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट ना होने वाली R&D, और इसके बाद ठीक है। अच्छा ये जो आ रहा है 100 120 ये हो गया, नहीं सॉरी पूरे साल पे जाएगा ना, 120 ये पहले साल के, और आगे अगले साल का 100। और स्काई ब्लू वाली फेज क्यों नहीं है, डेवलपमेंट येट नॉट कंप्लीट। 120 पहले साल का खर्च है, इसके तोड़ के कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 2, 8/12 एक्सपेंस में डालेंगे और 4/12 वर्क इन प्रोग्रेस में डालेंगे, और ये 100 पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर देंगे। अच्छा ये कोई लिखा तो नहीं हुआ हम ब्रांड बना रहे हैं या मैसेज बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, और खुद बना रहे हैं या बना बनाया खरीद रहे हैं, खुद बना रहे हैं बना बनाया खरीद रहे हैं। भाई जब रिसर्च 2 साल से लगे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, फिर 2 साल में चीज़ खरीदी तो नहीं जाती, 2 साल में तो खुद बनाई जाती है। तो अगर आप इधर वाली डिस्कशन मेरे साथ करना चाहें तो ये इंटरनली जनरेट है और इनमें से कोई नाम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कोई प्रोजेक्ट है, डिज़ाइन के नीचे मैं प्रोजेक्ट का लफ्ज़ लिख देता हूँ, कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पता नहीं किसका है, डिज़ाइन का है, फॉर्मूले का, वो इसने हमें नहीं बताया, लेकिन ये सेट 2 में आके फॉल करेगा, बिकॉज इट इज़ ना ये ब्रांड है, ना गुडविल है, ना मैसेज है, ना पब्लिशिंग टाइटल है, ना कस्टमर लिस्ट है, यहाँ के फॉल करेगा। चलें जी, ये मैं नहीं मिटा रहा ताकि ये वाली डिस्कशन भी देख लें हम साथ। परचेज तो है नहीं, ये इंटरनली जनरेटेड है। चलें जी, 2000 कौन सा साल है पहला, 2001। जनरल एंट्रीज कर लेते हैं, 120 की जनरल एंट्री, इतना एक्सपेंस में ले जाएं, इतना कैपिटलाइज कर। R&D एक्सपेंस लिख दो, ठीक है कोई मतलब R&D एक्सपेंस लिख दो, एक्सपेंस डेबिट और इंटेंजिबल डेबिट। हाँ वर्क इन प्रोग्रेस मुकम्मल नहीं हुआ लिख सकते हैं, साथ साथ एंट्रीज में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी बोलें। 120 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 8 और 120 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, 80 एंड 40, कैश 120। मोहतरम अब बीबी आ गई, अब हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, इम्पेयरमेंट टेस्ट। अब हम इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके चलें जी, वर्किंग 1 इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करते हुए कल कहाँ यहाँ क्या लिखा था, बुक वैल्यू। बुक्स में बता दें बैलेंस शीट में कितनी है, याद रखिएगा बुक वैल्यू एक्सपेंसेस की नहीं होती, बुक वैल्यू होती है एसेट्स की। तो बुक वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ 40, बैलेंस शीट में कितने में एसेट नजर आ रहा होगा 40। अब जरा झांसी मारते हैं यार, तुझे इकट्ठे झांसी मारनी थी, सस्पेंस ही तूने खत्म कर दिया। जी भाई 31/12/1 को इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 90 की। अब आप मुझे बता दें रिकवरेबल अमाउंट उसने डायरेक्ट दे दी या वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल का डाटा दिया, रिकवरेबल अमाउंट उसने डायरेक्ट दे दी। तो कितनी है जी भाई, अगर 40 वाली चीज आपको 90 दे के जाएगी तो फोर सीन गेन रिकॉर्ड नहीं करने। तो इसका मतलब है अगर ये 40 वाली चीज मैक्सिमम 38 दे के जाती तो इम्पेयर हो जाता। अभी ये अल्लाह का शुक्र है इस प्रोजेक्ट में जान है, 40 वाला प्रोजेक्ट 90 दे के ही जाएगा, तो इसका मतलब है हमारा एसेट इम्पेयर नहीं हुआ, तो नो इम्पेयरमेंट लॉस। अपने लिए समझने के लिए लिख लें, इधर वर्किंग 1 करें। अच्छा जी, आप बता दें 2001 में कोई इम्पेयरमेंट
लॉस की एंट्री होगी, पेपर में तो नहीं करना लेकिन अपने समझने के लिए ज़रूर लिख लें यहाँ। 2001 में कोई इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज बुक वैल्यू, बिकॉज रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, तो इसलिए खैर है, कोई इम्पेयरमेंट की ज़रूरत नहीं। जी जी जी, यहाँ पे तो आगे जिसकी रिकवरेबल अमाउंट ये उस वर्क की एसेस कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसमें यही कि फ्यूचर में पूरा होने में कितना खर्चा आएगा, ये भी रिकवरेबल अमाउंट में तो लोगों ने सोचा होगा, और फिर होने के बाद चीज़ें कितनी बिकेंगी वो सारा सोचा होगा इसमें। हाँ, तो वर्क इन प्रोग्रेस की इम्पेयरमेंट कैसे होती है भाई पूछ रहे हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में वैल्यू इन यूज ऐसे निकाली जाती है कि जब ये बन जाएगा तो इससे कितनी बेनिफिट्स आएंगे और बनने तक कितने खर्चे आएंगे, जो हाँ जितना है उसी की बेस पे कैलकुलेट हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला नहीं। ओके, आगे चलें जी। अगला साल 2002, कितनी जी तनख्वाह है साइंसदानों की? 2002 में 120 की जनरल एंट्री कर ली हमने। अब किसकी की जनरल एंट्री रह गई है? ये किस साल का खर्चा है? 2002 का खर्चा है कितना? 100। इस 100 पूरे को कहाँ डाल दें? एसेट में डाल दें, कैपिटलाइज कर दें, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट सिरे से ही क्या बना नहीं, तो मैं इसलिए साथ साथ वर्क इन प्रोग्रेस ही यूज़ कर रहा हूँ। इनटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस कितना? साइंसदानों को तनख्वाह दी 100। क्या कोई मुझे ये बता सकता है अब यहाँ पे खड़े होके ब्रॉड डाउन कितना था इसमें, एडिशन कितनी हुई? तो व्हाट इज रिवाइज्ड बीवी? 140। तो वर्किंग 2 अब कर लेते हैं। वर्किंग 2 ये किस दिन खड़े होके की थी? 31/12/1 को जी। ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू, एडिशन, कैरी डाउन, अमोर्टाइजेशन नहीं माइनस करनी, अभी तो नामुकम्मल है, अभी नामुकम्मल है। जब मुकम्मल होगा तब स्काई ब्लू फेज वाली अमोर्टाइजेशन भी स्टार्ट कर दें। स्काई ब्लू कलर यूज़ किया था ना वहाँ पे हमने, तो अमोर्टाइजेशन करने की फ़िलहाल ज़रूरत जी। रिकवरेबल अमाउंट, now recoverable amount of 31 December 2002 is 110। 140 वाली चीज में कितनी जान रह गई है? 110। ये तो जान निकल गई है इसकी, बल्कि 30। इंपॉर्टेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस जी। क्या एंट्री? इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट करते हैं, कोई मसला नहीं। अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ओके। पहले साल के एंड पे ये क्या था? दूसरे साल के एंड पे भी ये क्या था? क्यों? येट नॉट अमोर्टाइज क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टैंडर्ड मना करता है, इन तीनों को अमोर्टाइज कर ही नहीं सकते। ये वाली कैटेगरी थी। और उसके बाद इम्पेयरमेंट टेस्ट से हर साल गुजारेंगे। इस साल गुजारा इम्पेयरमेंट टेस्ट से, इम्पेयर नहीं हुआ था, टेस्ट से गुजारना, इम्पेयर नहीं करना। ये नहीं लिखा हुआ इम्पेयर एनुअली, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। इम्पेयर नहीं हुआ, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें, इम्पेयर हो गया। अब आपकी जान नहीं छोड़नी। P&L बैलेंस शीट इतनी आसानी से नहीं जान छूट सकती। P&L बैलेंस शीट 2000 बोलें 1 2000
प्रॉफिट एंड लॉस बताएं जी। 2001 के प्रॉफिट एंड लॉस में R&D का एक्सपेंस जाएगा 80 फॉर द ईयर। इधर इम्पेयरमेंट लॉस जाएगा। लिखें जी R&D का एक्सपेंस 80, इम्पेयरमेंट लॉस 30, नोट करें। जी बैलेंस शीट बना दें 2001 इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस 2001 में 40, 2002 ब्रॉड डाउन 40, एडिशन कितना हो गया माइनस ये वाला 30, क्योंकि एक्चुअली इसमें इंटेंजिबल एसेट ही क्रेडिट हो रहा होता है। अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का यही मतलब होता है, इंटेंजिबल कम हो रहा है। ब्रॉड डाउन एडिशन टोटल 140 माइनस 30 40 प्लस 100 माइनस 30 2002 में। फर्स्टली आपने क्या कैलकुलेट करनी है बीवी, फिर उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना है। उधर ही रखो। ओके घर वालों को जाके रोप डालेंगे। रिसर्च इज ए प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन एंड डेवलपमेंट इज अ फाइंडिंग है एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 नोट्स में अगला सफ़ा जी हज़रात, जितना मैं कर रहा हूँ आप अंडरलाइन करते जाएं। इंटेंजिबल्स एक्वायर्ड, और जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़िएगा। इंटरनली जनरेट में कौन से इंटेंजिबल नहीं है जिन्हें हमने सेट नंबर 1 दिया था, सेट 1 दिया था, और ओवरऑल इंटरनली जनरेटेड को क्या नाम दिया था बी, और एक्वायर्ड को क्या नाम दिया था ए। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सेट 1 नॉट एन जी कौन कौन सी चीजें इंटरनली जनरेटेड, ब्रांड, मेथड, पब्लिशिंग और कस्टमर, ये सारे के सारे नॉट एन, लेकिन क्या हैं बोले इंटरनली जनरेट हों तो इंटेंजिबल नहीं है। बाकी अगर इसके अलावा है कोई तो वो एक्सपेंस में जा सकते हैं या कैपिटलाइज। उसमें अगर रिसर्च हो रही है तो वो
और डेवलपमेंट, बोलें बोलें बोलें, नॉट मीटिंग कंडीशंस, एक्सपेंस और मीटिंग कंडीशंस, कैपिटलाइज। ठीक है जी, ये साथ साथ टिक कर लिया। ये मैं नीचे नहीं पढ़ा अभी, टू बी कैपिटलाइज्ड। ये कौन से वाले होंगे? ये जो सारे हैं इन 5 के अलावा वाले, जिसे मैं कह सकता हूं सेट नंबर 2, बी का सेट 2 जो हमने बनाया था। अच्छा, और नीचे वाली लाइन तो आपको पता है क्या है ये लाइन? इफ गुडविल मेथड कस्टमर, गुडविल ऐड कर लें, गुडविल मेथड कस्टमर लिस्ट पब्लिशिंग एंड ब्रांड्स आर परचेज्ड देन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल। तो भाई कौन से अब 2 सवाल आपने दोबारा करने हैं? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 ओवर।